स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन चतुर्थ सेमेस्टर का सेकंड प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक है चैनल का, वहाँ से आप लोग जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी डिलीट करते हैं उनको हमारा चैनल जरूर शेयर कर दें। प्रश्न देखिए, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। 2020 में ये पूछा था। तो समय सारणी टाइम टेबल क्या होता है? तो विद्यालय समय चक्र वह दर्पण होता है। तो हर विद्यालय में क्या होता है, एक अपना उस विद्यालय का क्या होता है, टाइम टेबल होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो विद्यालय समय चक्र वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। यानी कि एक शीशे की तरह है। जिस प्रकार आप शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को देखते हैं, आपका पूरा शारीरिक रूप कैसा है, उसी प्रकार एक विद्यालय को समय सारणी क्या है, दर्पण है जो उस विद्यालय को दिखाता है। वह समय सारणी रूपी दर्पण कि इस शैक्षिक व्यवस्था को कैसे चलाना है। शैक्षिक भ्रमण के दो महत्व बताइए। तो आप बच्चों को क्यों टूर पे लेके जाते हैं? ठीक है, तो शैक्षिक भ्रमण क्यों कराया जाता है बच्चों से? ताकि शैक्षिक भ्रमण करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ का आसपास पड़ोस सभ्यता कल्चर, वहाँ के लोग का रहन सहन खान पान देखेंगे बच्चे और सीखेंगे, विभिन्नताओं को समझेंगे, देश को समझेंगे। ठीक है, और उनके अंदर एक तरीके से शारीरिक मानसिक विकास होगा। शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में सामाजिकता यानी कि सोशियलिटी का क्या सोशलाइजेशन का गुण विकसित किया जा सकता है। यानी कि समाज में कैसे रहना है, कैसे कल्चर है, कैसे खान पान, सारी चीज़ों का विकास होता है शैक्षिक भ्रमण से। सूक्ष्म अवलोकन यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को देख करके क्या करेंगे, वो अवलोकन करेंगे, उनके अंदर क्या बारीकता आएगी, उनके अंदर एक तरीके से कहा जाएगा तो सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यानी कि इंस्पेक्शन पावर उनके अंदर डेवलप होता है। चीज़ों को देख के वो निरीक्षण करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? 2020 पूछा। देखिए, अति लघु उत्तरी एक नंबर का है तो एक या दो लाइन इसका उत्तर लिखेंगे, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का हृदय समय तालिका को कहा जाता है। यानी कि बिना टाइम टेबल का पहली घंटी में क्या है, दूसरी घंटी में क्या है, पहली घंटी का समय क्या है, दूसरी घंटी का समय क्या है, कब इंटरवल होगा, ठीक है, कब छुट्टी होगी, कब प्रेयर का समय है, कब योग का समय है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है समय सारणी। अब समय तालिका ही नहीं रहेगी तो कैसे चलेगी? जिस प्रकार आपके शरीर में हृदय नहीं रहेगा, हृदय रुक जाएगा तो पूरे शरीर में खून का संचार नहीं होगा, और जब पूरे शरीर में खून का संचार नहीं होगा तो आदमी क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो इसी प्रकार समय तालिका क्या है, विद्यालय का हृदय माना जाता है। तुलना करके बताया गया है कि विद्यालय का हृदय समय तालिका को कहा जाता है। प्रश्न नंबर देखिए 2020, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो बताएंगे विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। तो शिक्षा का संचालन। तो हर विद्यालय में एक संगठन होता है। जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कोई एबीवीपी का कार्य करता है, कोई एनएसयूआई का है, ठीक है, यानी कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को, कोई सपा को, कोई समाजवादी को। उसी प्रकार वो तो एक राजनीतिक संगठन हो गया, बालकों का अंदर नेतृत्व का विकास किया जाता है। ठीक है, वो सरकारें आती रहती हैं और ये सब चीज़ों को, नेतृत्व को बंद करती हैं और ऑन करती हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो विद्यालय का संगठन होता है, जैसे राज्य स्तर पे हो गया आपका एससीईआरटी हो गया, डाइट हो गया जिला स्तर पे, केंद्र लेवल पे एनसीईआरटी हो गया। तो शिक्षा का संचालन करने के लिए ये सारी संगठनें बनाई गई हैं, ताकि शिक्षा में जो भी कोर्स डेवलप हो रहा है, कौन सा कोर्स आएगा, कौन सा कोर्स नहीं आएगा, कौन से क्लास में, बीए में, एमए में, प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में, माध्यमिक में कौन सा सब्जेक्ट किसको पढ़ाना है, क्या पाठ्यक्रम होगा, इन सब का शिक्षा का संचालन करता है। और छात्रों का विकास के लिए चरित्र का निर्माण होगा, तभी देश में क्या होगा, शांति स्थापित होगी। अगर देश के लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे पूरे देश के लोग, तो क्या होगा, पूरा देश अशांति फैल जाएगी। इसीलिए चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, पढ़ने लिखने से कोई राजा हुआ है? राजा कोई नहीं हुआ, लेकिन चरित्र का निर्माण नहीं होगा तो आप उसी देश में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए शांति का निर्माण होता है शिक्षा से। व्यावसायिक क्षमताओं का विकास होता है। जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो व्यवसाय करेंगे, वो अच्छे काम को करेंगे, कम समय में करेंगे, ठीक है, स्किल्ड रहेंगे। सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंध होगा। यानी देखिए, पहले सती प्रथा था, बाल विवाह था, ये सब कुप्रथाएं दूर कैसे हुई, शिक्षा से हुई। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ठीक है, हर एक देश का क्या होता है, पूरे विश्व में एक अलग तरीके का छवि बनता है, तो अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बनता है शिक्षा से। मानव मूल्यों का विकास इत्यादि होता है।
तो विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। आप जो भी आपके मन में विद्यालय संगठन के प्रति सकारात्मक चीजें आती हैं लिख सकते हैं। संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है, 2019 में पूछा है। तो WH बूच के अनुसार किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत, यानी कोई शिक्षण संस्था है वो स्वयं के अनुभूत आवश्यकताओं, यानी कि वो जो आवश्यकताओं की अनुभूति करता है, महसूस करता है, तथा प्राप्त साधन, उस विद्यालय में जो भी प्राप्त साधन है, डेस्क बेंच टीचर भौतिक संसाधन वित्तीय संसाधन, या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना है, जैसे मान लीजिए कोई अनुदान ने दिया, कोई NGO संगठन, ये सारी चीज़ जो प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वो गवर्नमेंट दे चाहे लोकल अथॉरिटी दे। लोकल अथॉरिटी मतलब स्थानीय शासन के लोग भी दान कर सकते हैं, ताकि शिक्षा, बहुत लोग दानी लोग हैं इस दुनिया में शिक्षा के प्रति भी दान करने वाले, तो जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए, तो अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। यानी कि उस संस्था को किस प्रकार सुचारू रूप से चलाया जाए, ठीक है, तो उसको जो जो आवश्यकताएं महसूस होगी और उसके पास जो भी साधन है, उस साधन से प्राप्त होने वाले कार्यक्रम जो उस विद्यालय में होते हैं विकास के लिए, उस सारी चीज़ों का योजनाबद्ध तरीका ही क्या कहलाता है, संस्थागत नियोजन कहलाता है। 2020-21 में संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है 2020-21 में, वो तो एक शिक्षा शास्त्री के अनुसार आपने लिख दिया तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक नंबर में वैसे बना कर भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में आएगा तो ये एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ता है और नंबर नहीं कटता है। संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है, पहले एक मनो शिक्षा शास्त्री के अनुसार और नीचे खुद से आप एक्सप्लेन करके लिख दें तो और बेस्ट उत्तर माना जाता है। संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है 2020-21 में, तो पूर्व निश्चित लक्ष्यों, यानी कि आप पहले ये निश्चित कर लिए हैं कि हमारा विद्यालय आगे चल के राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे पूरे विश्व के लोग आएंगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों के पूर्व लक्ष्यों को, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। यानी कि मान लीजिए संस्थागत नियोजन क्या, मान लीजिए कोई आप एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में विदेश के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे देश के भी लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या पूर्व निश्चित लक्ष्य होंगे आपके यूनिवर्सिटी खोलने के, और भविष्य में क्या क्या आप योजनाएं बनाएंगे, इस योजना, ये पूर्व निश्चित लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं को मिला करके क्या करते हैं, उस संस्था का नियोजन होता है। यानी कि इंस्टीट्यूशन का प्लानिंग है कि हम शिक्षा के इस स्तर को पाना है। विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं 2021 में, तो विद्यालय प्रबंधन, देखिए नाम से काम स्पष्ट, यानी कि विद्यालय को कैसे प्रबंधित करेंगे। तो विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन, तो विद्यालय एक प्रकार का संगठन ही तो है, टीचर का, बच्चों का, अभिभावकों का, ठीक है, समाज का, तो संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास, तो किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना, योजना बनाएगा वो विद्यालय, व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना, यही क्या है, विद्यालय प्रबंधन है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है, तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व प्रधानाचार्य का होता है। तो विद्यालय प्रबंधन में क्या होता है, प्रधानाचार्य वरिष्ठ होते हैं, तो विद्यालय को मुख्य दायित्व प्रधानाचार्य का होता है। कुछ भी कोई भी अधिकारी निरीक्षण करेगा या पर्यवेक्षण तो उनसे ही जवाबदेही होगी। विद्यालय प्रबंधन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विद्यालय प्रबंधन की 2 मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन की 2 मुख्य विशेषताएं निम्नवत है। विद्यालय प्रबंध में लचीलापन होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई अभिभावक गया उनसे मतलब व्यवहार ही अच्छा न किया जाए, आचरण न अच्छा किया जाए और वो विद्यालय का बुराई करेंगे चारों तरफ, या समाज में ऐसी ना हो कि ऐसे विद्यालय हो कि वहाँ से बच्चे अच्छे ना पढ़ के निकले। यानी कि विद्यालय में लचीलापन होना चाहिए ताकि वहाँ पे जाने पे पूरा स्टाफ वगैरह, पूरा विद्यालय के जो संसाधन है वो उनका सम्मान करें। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, क्या हो, बिहेवियरिज्म हो, व्यवहारिकता हो। सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ लिखिए, देखिए यहाँ पे आपको सरल शब्दों में लिखना है। तो सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। तो सरल संबंध में प्रबंधन का, मैनेजमेंट मत का क्या हो जाएगा कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे, कुछ न कुछ कार्य करेंगे, जिससे संगठन, अंग्रेजी शब्द मैनेजमेंटफुली, देखिए इसके अंग्रेजी शब्द ये किससे बना है, मैनेज मैन, ये अंग्रेजी शब्द मैनेज
मैन, ठीक, टेक्ट, टेक्ट फुली, ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टेक्ट फुली को मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों से कार्य लेना है। तो प्रबंधन का अर्थ क्या है? व्यक्तियों से कार्य लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रबंधक नियोजन। क्या है? प्रबंधक नियोजन अभिप्रेरणा, ठीक, नियंत्रण में किस प्रकार सहायक है? तो प्रबंधक नियोजन यानी कि इस विद्यालय में जो प्रबंधक है उसको कैसे प्लान करेंगे, विद्यालय को कैसे प्रबंधित करेंगे, उस विद्यालय के प्लानिंग में जो मोटिवेशन होता है वो, और नियंत्रण, अगर नियंत्रण नहीं रहेगा, अभद्रता होगी या बच्चे शालीन नहीं रहेंगे या अनुशासित नहीं रहेंगे तो विद्यालय नहीं चलेगा। मोटिवेट भी नहीं रहेंगे अध्यापक शिक्षक बच्चे तो विद्यालय नहीं चलेगा। तो कहीं न कहीं विद्यालय को चलाने के लिए मोटिवेशन और नियंत्रण दोनों ज़रूरी है। तो वही लिखना है आपको। तो प्रबंधन के द्वारा, ठीक है, मैनेजमेंट के द्वारा क्या होता है? कोई भी आपके विद्यालय में प्राचार्य हैं, उप प्राचार्य हैं, ठीक है, प्रबंधक हैं, ठीक है, विभाग अध्यक्ष हैं, तो वो क्या करते हैं? तो वही प्रबंधन में आ जाएँगे, वही मैनेजमेंट में आ जाएँगे के द्वारा नियोजन, क्या प्लानिंग बनाया जाता है, कब एग्ज़ाम होगा, कब प्रवेश पत्र मिलेगा, कब बच्चों का खेल-कूद कराना है, कब उनको शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाना है। तो नियोजन, अभिप्रेरणा, और कब बच्चे गलती करते हैं तो उनको मोटिवेट करना है, या असफल होते हैं तो मोटिवेट करना है, या हताश निराश होते हैं तो मोटिवेट करना है। उनको नियंत्रण में, यानी कि उनको क्या करना है, डिसिप्लिन में भी लाना है कि विकास में वृद्धि होती है। तो प्रबंधन के द्वारा क्या होता है? बालकों में प्रबंधन क्या करता है? नियोजित करता है विद्यालय को, अभिप्रेरणा देता है और नियंत्रण करता है। प्रबंधक करता है यानी कि जो भी आपके विद्यालय का प्रबंधन करता है, कुशल प्रबंधन के द्वारा इन सभी तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो विद्यालय में बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे, नियंत्रण भी अच्छा और भला का पाठ पढ़ाएंगे, और विद्यालय को प्रबंधित करेंगे, चाहे वो वित्तीय रूप से प्रबंधित करें, चाहे वो शैक्षिक रूप से प्रबंधित करें। यानी कि विद्यालय को वित्तीय और शैक्षिक दोनों रूप से प्रबंधित करना है, तभी क्या होगा? विद्यालय अच्छे तरीके से चलेगा। तो छात्रावास यानी कि हॉस्टल के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन-कौन सी गठित की जानी चाहिए? जैसे मान लीजिए आप एक हॉस्टल खोल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्टल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्टल हो, ठीक है? यानी मान लीजिए वो को-एजुकेशन हो, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का हॉस्टल हो, तो छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। तो छात्रावास में आप कौन-कौन सी समिति गठन करेंगे? देखिए, ये सब पढ़ने का क्या मतलब है कि आप अगर कोई संस्था खोलते हैं, तो उस संस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाएँ? इसीलिए क्या ये शिक्षा शास्त्र पढ़ाया जाता है। तो छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु विभिन्न समितियाँ क्या है? भोजन समिति, जब भोजन नहीं रहेगा तो वो तो चलाना ही है, ताकि भोजन में क्या गड़बड़ी है, ऐसा नहीं कि फूड पॉइज़निंग हो जाए या कोई कुछ भी भोजन में उल्टा-सीधा डाल देता है कि कुछ लोग बीमार पड़ जाएँ, तो क्या होगी? भोजन समिति की जवाबदेही होगी, यानी कि मेस कमिटी, मेस मतलब भोजन समिति होता है, तो मेस कमिटी हो जाएगा। फिर सफाई समिति, पूरे छात्रावास की सफाई के लिए होना चाहिए समिति, यानी कि भोजन के लिए समिति होना चाहिए, सफाई के लिए समिति होना चाहिए, यानी कि सैनिटेशन कमेटी हो जाएगा। अनुशासन समिति यानी कोई उद्दंडता ना करे विद्यालय में, ठीक है? डिसिप्लिन कमेटी होना चाहिए। फिर खेल समिति यानी कि गेम्स कमेटी, यानी कि गेम्स की कमेटी भी होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति यानी कि पूरे वर्ष भर में एक बार ज़रूर आपका कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए। तो क्या हो गया? मेस कमेटी हो गया, सैनिटेशन कमेटी हो गया, डिसिप्लिन कमेटी हो गया, गेम्स कमेटी हो गया और कल्चरल प्रोग्राम कमेटी हो गया। भोजन समिति, सफाई समिति, अनुशासन समिति, खेल समिति और सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति। तो विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है? ताकि बच्चे स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से, और जब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से अचानक स्वस्थ हो जाएँगे, मतलब अचानक सॉरी, मतलब अपने आप शरीर अच्छे से काम करेगा। तो क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल के बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? मानवीय संसाधनों के प्रबंध से क्या तात्पर्य है? ठीक है, विद्यालय में अभिभावक, बच्चे और छात्र कैसे रहेंगे और कैसे प्रबंधित होंगे? तो मानवीय संसाधनों से प्रबंधन का तात्पर्य उचित एवं योग्यता अनुसार वितरण से है। यानी कि विद्यालय में
शिक्षकों अभिभावकों का जो योग्यता अनुसार वितरण करेंगे, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है? तो प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है? तो विद्यालय का जो प्रबंध समिति होता है, मैनेजमेंट कमिटी होता है कि हाँ, मेरे इस विद्यालय को 10 साल में या 15 साल में स्टेट का टॉपर बनाना है, इसको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिलवाना है 6 महीना में, साल भर में, यहाँ के बच्चों को पढ़ के बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, वकील, पुलिस, नेता बने। ठीक है, ये सब क्या लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, ये किसके? प्रबंध समिति के। विद्यालय प्रबंधन का आकलन, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन का आकलन यानी कि असेसमेंट करना है, यानी कि उसका आकलन करना है कि इस विद्यालय प्रबंधन में जो भी मैनेजमेंट कमेटी है उसका आकलन करेंगे। तो आकलन करने के लिए कौन कौन सी समितियां काम करती हैं? तो शिक्षक परिषद होता है, यानी कि विद्यालय के टीचर होते हैं उनका एक काउंसिल होता है, यानी कि टीचर्स काउंसिल होता है, और एक स्टूडेंट्स काउंसिल होता है, और शिक्षक समितियां होती हैं। तो शिक्षक परिषद होता है, छात्र परिषद होता है, शिक्षक समितियां होती हैं, विशिष्ट समितियां होती हैं, एवं सामाजिक सेवा समितियां होती हैं। तो इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन में इतने लोग सहायता करते हैं: शिक्षक परिषद, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां और सामाजिक सेवा समितियां। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई 4 कार्य बताइए। तो विद्यालय प्रबंधन में कोई 4 क्षेत्र बताइए जो क्या करते हैं, विद्यालय को चलाने में मदद करते हैं। तो शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय होना चाहिए। जब शिक्षक में ही क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो विद्यालय अच्छे से नहीं चलेगा। ठीक, पाठ्यक्रम नियोजन यानी कि सिलेबस का प्लान करना चाहिए, एवं कार्य का विभाजन करना चाहिए कि कौन किस विभाग का अध्यक्ष है, कौन से विभाग को देखेगा, कौन विज्ञान, वाणिज्य, कला, वर्ग, हर एक विभाग का अलग अलग कार्य होगा। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। विद्यालय का बजट भी बनाने के लिए क्या होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो विद्यालय का बजट भी बनाना जरूरी है, क्या खर्च करना है, कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, इस पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना? ठीक है, यानी कि एनसीटीई की बात कर रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना? तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट वर्ष 1993 में बना। देखिए 1992 में राममूर्ति कमेटी आई थी, ठीक है, और 1900 जस्ट एक साल बाद याद रखेंगे 1993 में क्या आया था, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद बना था 1993 में, याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद 1993 में। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, ठीक है, नेशनल एजुकेशनल प्लानिंग। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना यानी कि एनईपी हो गया एक तरीके से, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तथा प्रशासन का संस्थान, यानी कि पूरे विश्व में, सॉरी ये पूरे देश में, अपने जहाँ पे पूरे केंद्र लेवल पे, यानी जैसे राज्य लेवल पे तो एससीईआरटी है, और नेशनल लेवल पे क्या है, एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे काम करती है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में? तो दिल्ली में है। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में है, और यह सीआरटी का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ठीक है, देखिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई, यानी कि एक ऐसी शिक्षक संघ होगा जिसमें शिक्षक भी होंगे और अभिभावक भी होंगे, और उन अभिभावकों में क्या होंगे, बच्चों की माताएं होंगी, महिलाएं होंगी। शैक्षिक एवं सामाजिक, ठीक है, शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। यानी कि महिलाओं को शिक्षा व्यवस्था जो है उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, और शिक्षा को कैसे चलाया जाता है, और इससे क्या लाभ और हानियां हैं, उनको ही बताना कि हाँ शिक्षा भी कैसे चलती है, और उनको भी बताना कि शिक्षा किस प्रकार से देना है बच्चों को, और क्या कमी है, क्या आवश्यकता है। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। हर विद्यालय में मातृ शिक्षक संघ होता है।
नेक्स्ट प्रश्न, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की संख्या 20 होती है। तो अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या 20 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए, 2023 में पूछा है। तो विद्यालय में बजट के कितने प्रकार होते हैं? तो विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। हर विद्यालय को सरकार द्वारा क्या होता है, कुछ पैसा मिलता है, चाहे वो रंगाई पुताई का हो गया काम, चाहे डेस्क ब्रेक्स फर्नीचर का हो गया बनवाना, चाहे प्लेग्राउंड का बाउंड्री कराना, या पानी पेयजल के लिए, शौचालय के लिए, सारी चीज़ों के लिए सरकार द्वारा क्या होता है, अनुदान मिलता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो जो जिला विद्यालय निरीक्षक क्या होते हैं, DIOS होते हैं, और बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या होते हैं, BSA होते हैं। यानी कि जो DIOS होते हैं, BSA से बड़े होते हैं DIOS, वही क्या करते हैं, प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। तो प्रत्येक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय को क्या होता है, अनुदान कहाँ से मिलता है, DIOS द्वारा या BSA द्वारा, क्योंकि ये वरिष्ठ अधिकारी होते हैं प्राइमरी में। तो इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो BSA है वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी के टीचर होते हैं उनके सैलरी को क्या करते हैं, यही एक तरीके से फॉरवर्ड, मतलब इनको भुगतान करवाते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है? तो जो आपको उस कोई भी कम्युनिटी से धन कैसे मिलता है वही बताना है। तो विद्यालय को समुदाय के सदस्यों, जैसे धनी मनी तथा समाज सेवी संस्थाओं, जैसे मान लीजिए उस विद्यालय के समुदाय में गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्या है, धनी मनी है, पैसे वाले हैं, और वो देश में विकास के लिए या अपने देश की भलाई के लिए अगर उनके अंदर राष्ट्र प्रेम है तो क्या करते हैं, वो पैसा भी दान कर देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। समाज सेवी संस्थाएं कुछ होती हैं द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों हेतु धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता है। ठीक है, समुदाय के सदस्य विद्यालय में कमरे का निर्माण करा देते हैं। ये तो आप लोग समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय है, यानी कि क्लास में आप कैसे प्रबंधित करेंगे क्लास को, यही बताना है। तो वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है। तो वर्तमान समय में क्या होता है, कक्षा कक्ष का प्रबंधन होते हैं भौतिक, यानी कि डेस्क बेंच हो गया, भवन हो गया, और मानवीय मतलब शिक्षक, बच्चे, अभिभावक, व्यवस्था व्यवस्थाओं से होता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। कक्षा कक्ष के प्रबंधन से अभिप्राय है कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था। जब क्लास में आप देखिए डेस्क बेंच, ब्लैक बोर्ड, फैन, ठीक है, मेज कुर्सी, बच्चे, ये जब रहेंगे, कापी कलम किताब रहेगा तभी ना बच्चे पढ़ेंगे। तो यही हो जाएगा, कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था करना ही क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आदर्श विद्यालय से आपका क्या आशय है? तो एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो, यानी कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हो, ताकि बच्चे देखें कि उनको डेली विद्यालय की तरफ आकर्षित हो, डेली पढ़ने आए, उनको अच्छा लगे। यानी कि एक तरीके से एक पढ़ने वाला माहौल बनाना चाहिए, यानी कि एजुकेशनल माहौल हो, तथा इसमें छात्रों को चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो। ठीक है ना। देखिए लास्ट प्रश्न, पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय बताइए। तो पुस्तकालय को सुधार कैसे करेंगे, लाइब्रेरी, ताकि लाइब्रेरी में क्या हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, तभी बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। बुक बैंक की स्थापना की जाए, क्या हो, एक ऐसा अलमारी हो या बुक बैंक उसमें रखा जाए, बुक बैंक ही मतलब बुक का बैंक हो। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए, ऐसा नहीं कि कोई भी घुस जाए, यानी कि लाइब्रेरी कार्ड रहेगा तो कम से कम उस अथॉरिटी या उस मैनेजमेंट के संज्ञान में रहेगा कि इतने बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे कुछ अराजक तत्व तो नहीं जाके डिस्टर्ब करेंगे, बच्चों को पढ़ने में परेशान नहीं करेंगे। विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो, यानी कि विद्यालय में कब आप पुस्तकालय, यानी कि सुबह शाम पुस्तकालय में लाइब्रेरी में बैठे रहें, कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छे से चल ही नहीं पा रहे, टीचर कहीं और बच्चे कहीं और, कुछ बच्चे लाइब्रेरी कुछ बच्चे प्लेग्राउंड, ऐसा नहीं, सब चीज़ का सुचारू रूप से टाइम टेबल बना हो।
चलिए, जो भी फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनको चैनल को शेयर कर देंगे और टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ भी आप लोग इसका प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।